हेलो एवरीबॉडी, मैं डाल्टन क्लासेज में नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने किया था एसिड, बेस और साल्ट, इससे रिलेटेड टॉपिक, और इसके कुछ टॉपिक हमने किए थे। तो एक बार क्विक रिवीजन हम लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने किए थे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है ये हम कर चुके हैं। एसिड क्या होते हैं, श्योर होते हैं। बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं। एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के कुछ डिफरेंस हमने किए थे विद एग्जाम्पल, वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने किया था इंडिकेटर एंड इट्स टाइप। इंडिकेटर होते हैं जो एसिड और बेस मीडियम के अंदर अपने आप को चेंज कर लें, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं, उन्हें इंडिकेटर बोलते हैं। यानी कि वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करने का काम करते हैं। इसके टाइप हमने किए थे। इंडिकेटर के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप किए थे, नेचुरल, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये तीनों प्रकार हम कर चुके हैं। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल, हमने एसिड और बेस की रिएक्शन किसके साथ पढ़ी, मेटल के साथ। इसमें एक बात हमने याद रखनी है कि कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हमने किया, तो ये बात आपको याद करनी है। रिएक्शन विद मेटल्स ये कर चुके हैं हम। और मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हमने पढ़ी एसिड और बेस के साथ। इसमें कौन सी बात हमें याद रखनी है, इसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने का काम करती है, और ऊपर जो हाइड्रोजन गैस थी ये पॉप साउंड के साथ जलती है। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये चीज़ें हम, ये जो कंप्लीट टॉपिक हैं ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो एसिड से कैसे रिएक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। अब एक बात याद रखनी है आपको, मेटेलिक ऑक्साइड किसे कहते हैं और इनका नेचर कैसा है। जो मेटल के ऑक्साइड हैं, यानी कि कोई भी मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन उसके अंदर होगी। ठीक है, ये जो मेटेलिक, जिसका इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम ले लिया हमने, कैल्शियम को रिएक्ट करवाया हमने ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना। क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है, नेचर का मतलब ये एसिडिक है या फिर ये बेसिक है, ये कैसे पता लगाओगे आप। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये मेटेलिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। इसको ये जो ये भी क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। और इसके अंदर, वाटर के अंदर, ये कौन से आयन डिसोशिएट, कौन से किस प्रकार के आयन में डिसोशिएट होता है, OH नेगेटिव। ये जो OH आयन है ये देने का काम करता है। तो इसका मतलब ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है, ये OH नेगेटिव आयन देता है वाटर सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब इसका नेचर कैसा हुआ, OH नेगेटिव आयन कौन देता है, बेस देता है। तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक। कैसा हुआ, बेसिक। एसिडिक नहीं होगा, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो यहाँ से एक बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जानी चाहिए कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है,
बेसिक, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। और जो बेस हैं वो हमेशा ही किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ है, एसिड्स के साथ। किसके साथ है, एसिड के साथ। तो देखिए ये कैसे रिएक्ट करेंगे, कोई भी एसिड जो है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हम पिछले टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं ये बात। देखिए मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड्स के साथ। तो क्या बनेगा इसके अंदर, साल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, साल्ट प्लस में वाटर। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो मेटालिक ऑक्साइड हैं ये हम पढ़ चुके हैं, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो जो बेसिक हैं, बेस हैं, वो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस में वाटर बनाते हैं। तो इसके अंदर भी क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट है कि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। और इसके अंदर याद कौन सी बात रखनी है कि जो मेटालिक ऑक्साइड हैं इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। मेटालिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। और बेसिक हमेशा किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम पढ़ेंगे किसके साथ, बेस के साथ। अब जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया, जैसे सल्फर है, ये क्या है, सल्फर। सल्फर जो होता है ये नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। इसकी हमने रिएक्शन पढ़ी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ पढ़ी, तो इसमें क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, H2SO3, सल्फरस ऑक्साइड बन जाता है। यानी कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। किसकी फॉर्मेशन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है, ये एसिड है। ये क्या है, एसिड है। इसका मतलब इसमें आपको कौन सी बात याद रखनी है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, क्या बना था इसे, सल्फरस एसिड। इसको वाटर के अंदर डाला था हमने, क्या बना था, सल्फरस एसिड, H2SO3। सल्फरस एसिड बोलते हैं इसको। H2SO4 वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यानी कि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये वाटर के अंदर एसिड बनाता है। और एसिड कौन से आयन देता है, H पॉजिटिव आयन देगा वाटर के अंदर। इसके अंदर OH नहीं है ना, इसमें सिर्फ क्या है, H2SO3। तो ये H पॉजिटिव आयन देगा, तो ये क्या है, एसिड है। तो इसका मतलब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। और एसिड हमेशा किससे रिएक्ट करेगा, बेस से। एसिड हमेशा किससे रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेंगे, बेस से। तो इनमें क्या बनेगा, बिल्कुल इजी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस में क्या लिखा, हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे इसको, बेस के साथ। ये क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक प्रकार से एसिडिक नेचर का, तो ये एसिड हुआ ना। तो एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या देता है, साल्ट प्लस में वाटर। क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर। क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये बात इसके अंदर आपको याद रखनी है, दोनों के अंदर यही बात याद रखनी है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक। अब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं ये जर्नल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, इनके नुकसान भी होते हैं। जैसे कि एयर के अंदर ये गैसेज मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये गैसें कैसे निकलती हैं? कार्बन को जलाने से, फ्यूल को जलाने से जहरीली गैसें होती हैं। तो जैसे ही बारिश होगी, वर्षा होगी, तो ये गैसें वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाएंगी। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की जो होती है ना ये गैसें, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगी और क्या बनाएंगी? एसिड बनाएंगी। उसे क्या बोलेंगे हम? एसिडिक रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक रेन बोलते हैं। अब जो एसिडिक रेन होती है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के कारण ही होती है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड हैं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होकर एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, और जो रेन होगी उनके अंदर एसिड मिल जाएगा। तो उस प्रकार की रेन को क्या बोलेंगे? एसिडिक रेन बोलेंगे। एसिडिक जो रेन है उसकी लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या हैं? फसल पर गिरेगी, फसल के लिए नुकसानदायक। ताजमहल मार्बल से बना हुआ है, ताजमहल के ऊपर गिरेगी तो उस मार्बल को एसिड खराब कर देगा, मार्बल एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। और इसके साथ साथ अगर वही एसिडिक वाटर जो वाटर सोर्सेज हैं, पॉन्ड, लेक, इनके अंदर चला गया वाटर, तो जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे कि फिशेज हैं, जीव जंतु हैं, फिशेज, वो प्रभावित हो जाएंगी, वो एसिडिक जो वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो इसकी काफ़ी सारे लिमिटेशन हैं। अगला टॉपिक देखिए, कॉमन इन एन एसिड और बेस। एसिड और बेस में क्या कॉमन है? एसिड और बेस में ये दोनों टॉपिक हम क्लियर करेंगे। कॉमन इन एसिड और बेस, एसिड और बेस में क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि दोनों के दोनों एक्वस सॉल्यूशन में आयंस देते हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों के दोनों डिसोशिएट हो जाएंगे एंड गिव आयंस, और आयन दे देंगे, दोनों ही आयन देंगे। तो ये बात दोनों में कॉमन है। दूसरी बात क्या है? अब ये आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो जो एसिडिक या बेसिक जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। दोनों के दोनों आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आयन होने की वजह से ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। अब जैसे आपको बिल्कुल प्योर वाटर दे दिया जाए, प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर, उसके अंदर से आप करंट पास करके देखोगे तो करंट पास नहीं होता है डिस्टिल्ड वाटर में से भी, कभी भी नहीं होता है। अब आपने क्या किया? उसमें थोड़ा नींबू का रस डाल दिया। अब नींबू के अंदर क्या होता है? एसिड होता है। या फिर नींबू के रस की जगह आप साबुन का घोल डाल सकते हो। साबुन क्या होती है? बेसिक नेचर की होती है। इनमें से कोई भी एक चीज़ डालेंगे, अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उस वाटर में, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, क्योंकि वो सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो जाता है या फिर बेसिक हो जाता है, यानी कि उसमें आयन बन जाते हैं। आयन होने की वजह से वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो दोनों के अंदर ये बात कॉमन है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब ये बात, व्हाट हैपन टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब हमने कहा कि ये वाटर सॉल्यूशन में आयन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, अब आयन कैसे देंगे? एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव आयन देता है। कैसे आयन देता है? H पॉजिटिव आयन। और ये वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव आयन भी देते हैं। इस प्रकार जैसे आप लिख भी सकते हैं कि H2O के साथ जैसे जुड़ गया H पॉजिटिव आयन, तो क्या बन जाएगा? ये H3O पॉजिटिव। तो कई जगह H3O पॉजिटिव भी लिखा होता है, यानी कि एसिड कौन से आयन देते हैं? H3O पॉजिटिव, या फिर हम इसको सीधा बोल सकते हैं H पॉजिटिव आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन बेस कैसे आयन देगा सॉल्यूशन के अंदर? बेस कैसे आयन देगा सॉल्यूशन के अंदर? OH नेगेटिव आयन देगा। ये बात आपको याद रखनी। एसिड जो है वो H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव के अंदर डिसोशिएट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और बेस जो है वो OH नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है।
समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ वी डाइल्यूट एन एसिड और बेस। अब जो सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कंसंट्रेटेड, में हमने पिछले लास्ट लेक्चर में इसको डिफाइन भी किया था, इसको एक्सप्लेन भी किया था। एक तो कंसंट्रेटेड और एक होते हैं डाइल्यूटेड। तो कोई भी एसिड है और आपको कैसा एसिड दे दिया? कंसंट्रेटेड एसिड। कैसा एसिड दे दिया? कंसंट्रेटेड। या फिर आपको क्या दे दिया? कंसंट्रेटेड बेस दे दिया। अब कंसंट्रेटेड का मतलब लास्ट टॉपिक में हमने समझा था, कंसंट्रेटेड होता है प्योर, उसके अंदर एसिड या बेस उसकी मात्रा ज़्यादा हो, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो, तो उस प्रकार का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कंसंट्रेटेड होता है, उसे कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस बोलते हैं। क्लियर है? यदि इसमें वाटर ज़्यादा डाल दिया जाए, वाटर की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दिया जाए, वाटर की क्वांटिटी को ज़्यादा कैसे करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। वाटर की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दिया जाए एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में, तो वो कैसा बन जाता है? डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस बन जाता है। बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन ये है कि जो कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस है, इसको डाइल्यूट कैसे करेंगे? जैसे कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड कैसे करेंगे? डाइल्यूट एसिड कैसे करेंगे? बताओ कैसे करेंगे? डाइल्यूट एसिड कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पर 2 तरीके पूछे जा सकते हैं। किताब वाला पूछ सकता है कि डाइल्यूट करेंगे तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी एसिड के अंदर। कंसंट्रेटेड में तो वाटर की क्वांटिटी कम होती है एसिड से, लेकिन डाइल्यूट करेंगे एसिड को, उसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब वाटर की क्वांटिटी बढ़ाने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से हैं? या तो एसिड को किस में ऐड कर दो? बेस में ऐड कर दो, सॉरी वाटर में ऐड कर दो। किस में? वाटर में ऐड कर दो। या फिर वाटर को किस में ऐड कर दो? या फिर जैसे हम एसिड को ही डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर को किस में ऐड कर दो? एसिड में ऐड कर दो। तो अब इन 2 तरीकों में से कौन सा तरीका सही है कि एसिड को वाटर में डालना चाहिए या वाटर को एसिड में डालना चाहिए? ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। CBSE और HBSE के अंदर ये पूछ भी सकते हैं कि एसिड को हमें वाटर में डालना चाहिए डाइल्यूशन के दौरान या फिर वाटर को एसिड में डालना चाहिए, और एक्सप्लेन लॉजिक के साथ बताओ। तो एसिड को वाटर में डाल दिया जैसे हमने, या फिर वाटर को एसिड में डाल दिया। इसमें सही आंसर है ये वाला कि हमें एसिड को वाटर में डालना चाहिए। और किस प्रकार डालना चाहिए? ड्रॉप वाइज ड्रॉप, बूंद बूंद करके एसिड को वाटर में डालना चाहिए। कंटिन्यूअस स्टीरिंग, लगातार हिलाते हुए डालना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एसिड वाटर के अंदर डालना शुरू करते हैं तो आयन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, और आयन प्रोड्यूस होंगे, एसिड आयन के अंदर डिसोशिएट होगा तो हीट निकलेगी, क्योंकि ये रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक्स। क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, इनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट निकलती जाएगी, अगर उसको लगातार हिलाते रहे तो वो हीट कंट्रोल हो जाएगी। ड्रॉप बाई ड्रॉप थोड़ा थोड़ा डालते रहे तो वो हीट कंट्रोल हो जाएगी, और एसिड को हम आसानी से डाइल्यूट कर सकते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसके विपरीत यदि हम उल्टा कर दें, एसिड दिया हुआ थोड़ा उसमें वाटर डाल दें, अज्यूम करो ये हमारे पास कोई ट्यूब है, इसके अंदर हमने थोड़ा वाटर डाल दिया, इसमें एसिड दिया हुआ था, वाटर डालते ही, जैसे ये ट्यूब है, इसमें एसिड है, अब इसमें क्या डाला? वाटर डाला, थोड़ा पानी इसमें गिरते ही पूरे के पूरे एसिड के क्या बनने शुरू हो जाएंगे? आयन। अब जैसे ही आयन बनेंगे तो आयन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और थोड़े से पानी के अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और वो वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसका फेस
जल सकता है। वाटर इवोपरेट, स्टीम के अंदर कन्वर्ट होकर वाटर उसके फेस को जला सकता है। पहला नुकसान ये। दूसरा, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इसमें कंट्रोल नहीं होती है, तो ये जो वेसल्स है, जो बर्तन हमने लिया हुआ है, जो ट्यूब हमने ली हुई है, इसको भी तोड़ सकता है, ये भी टूट सकती है, तुम्हारे हाथ भी जल सकते हैं, कपड़े भी जल सकते हैं। तो वाटर को कभी भी एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए। उसे डाइल्यूट करते समय हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए ताकि उसकी हीट को कंट्रोल किया जा सके। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये यहाँ तक आपको इसको बढ़िया तरीके से करना है कि एसिड और बेस को डाइल्यूट कैसे करेंगे। इसी प्रकार बेस को डाइल्यूट कर सकते हैं, जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा, एसिड को वाटर में डालना चाहिए। उसी प्रकार बेस के बारे में पूछ लिया था, बेस को भी बूंद बूंद करके ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाटर के अंदर डालना चाहिए और स्टीयरिंग करते हुए लगातार कंटिन्यूसली हिलाते हुए। समझ आई कि नहीं आई बात? तो यहीं तक आपको करना है और इस थ्योरेटिकल पार्ट के सारे टॉपिक जो मैंने करवाए हैं इनको अच्छी प्रकार से याद करना। क्विक रिवीजन, मेटालिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक। एसिड और बेस में कॉमन क्या है? दोनों आयन देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड और बेस वाटर के अंदर, एसिड वाटर के अंदर H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव, ठीक है, आयन देते हैं। बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। डाइल्यूट कैसे करेंगे एसिड और बेस को? अभी बताया कि एसिड और बेस को डाइल्यूट करते समय एसिड और बेस को ही वाटर के अंदर डालना चाहिए, ड्रॉप वाइज ड्रॉप। वो लॉजिक भी हमने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपको करना है। थैंक यू क्लास।